Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see effect of electric current, chapter number 4, science 1. So in this chapter, we are going to see some effects of electric current like magnetic effect and heating effect. तो इस चैप्टर में we will study the electric current flowing through conducting wire and electric current flowing through resistor, electromagnetic induction, electric motor and generator. So these are the topics to be covered today. तो अब देखिए इसमें ये सबसे पहला टॉपिक दिया। यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? वी बी इंटू क्यू। सो क्यू बाई टी क्या होता है? क्यू बाई टी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वी ए बी इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज ड्रॉप। तो Q बाई टी इज इक्वल टू आई, ये बताया गया है। तो इस Q बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो वी ए बी इंटू आई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। नाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी the cell gives in time t, the source of energy the cell gives in time t, the energy P into T to the resistor. If I is the current flowing continuously through the circuit, the heat produced in the resistor in time t will be heat produced in resistor H is equal to P into T. P मतलब power, T into T मतलब T is equal to time. So P को हम कैसे लिख सकते हैं? VAB into I into T. So according to Ohm's law, Ohm's law क्या कहता है हमारा? Ohm's law ये है, Ohm's law is equal to I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. I मतलब क्या होता है? वोल्टेज। R मतलब रेजिस्टेंस और दिस इज करंट। तो ये रिलेशनशिप है। तो इसमें कौन सा रिलेशन यूज किया गया है? ओम्स लॉ में I इंटू आर इज इक्वल टू वी, ये रिलेशन लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या है? V की जगह हमने वी ए बी लिखा है। वी ए बी कैन बी रिटन एज I इंटू आर। सो हमने यहाँ पुट कर दिया वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू P इंटू टी। P का मतलब क्या होता है? P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ये पावर हो गया आपका। फिर वी ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ये आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी एंड दिस इज योर एच। ये हो गया एच। तो कितना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा? सो आई स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम आई स्क्वायर आर टी। एंड आई स्क्वायर आर टी लिखने के बाद ये हो गया आपका जूल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या रहेगा? P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और इसका होता है एम्पियर। तो ये हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। पावर इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर को हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 1 जूल अपॉन 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन राइट इट एज 1 जूल पर सेकेंड is equal to watt. So this is electrical power. Unit of electrical power is equal to 1 watt. 1 watt कैसे करोगे? 1 watt का मतलब हो जाएगा यूनिट, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट एंड 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये बात ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में और हम क्या देख सकते हैं? अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का के लिए जो इलेक्ट्रिक की सेगड़ियाँ होती है,
उसमें जनरली ये आपको दिखाई देगा, इसमें कॉइल्स रहते हैं, जैसे ये कॉइल है और ये कॉइल सोलेनोइड टाइप है। तो इसमें क्या रहता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है, और रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, और ये पूरी कॉइल लाल हो जाएगी और यहाँ से हमको हीट मिलेगी। तो ये जो कॉइल बनी रहती है, ये कॉइल एक पर्टिकुलर अलॉय की बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम नाइक्रोम का मतलब होता है Na स्टैंड्स फॉर निकेल, ये निकेल, और क्रोम स्टैंड्स फॉर क्रोमियम। तो ये निकेल और क्रोमियम का मिलकर नाइक्रोम होता है, और ये नाइक्रोम का कॉइल बना रहता है। दिस इज कॉल्ड नाइक्रोम कॉइल। ओके, अब इसके अलावा इसका क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब अभी तो फिलहाल हमने बल्ब देखे नहीं होंगे, अब ये इस टाइप के बल्ब तो रिप्लेस हो गए, अब सब एलईडीज लग गए, तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता। इसको इनकैंडेसेंट लैम्प कहते हैं। तो इसमें ऐसा एक ये रहता है, ग्लास बल्ब रहता है, और इसके अंदर एक फिलामेंट रहती है ऐसे, और ये फिलामेंट क्या रहता है, ये बना रहता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन की भी प्रॉपर्टी ऐसी रहती है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यहाँ दिया है देखो, नाइक्रोम वायर इज यूज फॉर हीटिंग कुकिंग, द वायर गेट्स हीटेड टू 90 डिग्री 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टंगस्टन की बनी रहती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई रहना मतलब क्या हो जाएगा कि ये गर्म हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद ये लाइट इमिट करना चालू कर देगा। लाइट इमिट करना चालू करेगा तो वो लाइट हमको सबको दिखती है। पहले के ज़माने में पुराने पीले बल्ब होते थे, बहुत पुराने, वो ज़माने का ये बल्ब है। ये बल्ब है, इसके अंदर इधर वैक्यूम रहेगा, या फिर इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, आर्गन गैस भी रह सकता है। ये गैसेस जो है ये नोबल गैसेस रहते हैं या इनर्ट गैसेस रहते हैं। ये गैस क्यों फिलअप किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप गर्म करते हो और वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन अगर हो गया तो ये फिलामेंट जो है टूट जाएगा। तो सो एज टू प्रिवेंट दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब के अंदर इधर वैक्यूम या नाइट्रोजन गैस या आर्गन कोई जो ये गैस इनर्ट गैस है, वो इनर्ट गैस फिलअप करना पड़ेगा, और वो इनर्ट गैस फिलअप करने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको इसमें से लाइट मिलेगा। तो ये जो फिलामेंट होती है ये टंगस्टन की बनती है। टंगस्टन नाम का एक एलिमेंट है जो टंगस्टन की ये बनती है। अभी यहाँ पे भी एक देखो, ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 watt, is very small unit. Hence, 100 watt or 1 kilowatt is used as a unit to measure electric power. In practice, if 1 kilowatt power is used for 1 hour, it will mean that 1 kilowatt into 1 hour of electrical energy is used. तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना हो गया, ये देखो 1 किलोवाट इज 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। So this is equal to 3.6 into 10 to the power 6 watt second. तो इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये आ गया जूल में, ये आ गया वाट सेकंड में, और ये हो गया आपका किलोवाट आवर। तो जो एक यूनिट रहता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक का बिल पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक का बिल पे करने में हम कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से हमको बिल आता है। इसको एक यूनिट कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक मतलब कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, ये जनरली क्वेश्चन किया जाता है। तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर का पावर आप 1 घंटे के लिए अगर यूज करते हो, दैट इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर पावर। तो ये है आपका हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट का और भी दूसरा यूज क्या होता है, इसके लिए हम लोग फ्यूज बनाते हैं। अब फ्यूज का क्या ये रहता है कि अगर वोल्टेज सडनली बढ़ जाता है, करंट सडनली बढ़ जाता है, करंट अगर एक्सेसिव करंट आने लगा किसी चीज में, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सेसिव करंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, चाहे टीवी हो या फिर कोई भी डे टू डे इक्विपमेंट है आपका, वो खराब हो जाएगा।
तो खराब हो जाने के कारण क्या है कि वो प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे जो मेन स्विच रहती है उसके बाजू में फ्यूज रहता है एक दिया हुआ ऐसा। यहाँ पे ये दिखा है पिक्चर आपको, ये ऐसा। ये फ्यूज में एक छोटी सी वायर रहती है, और वो छोटी सी वायर ऐसे डिजाइन की रहती है कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है। अगर आप किसी भी इक्विपमेंट ने एक्सेसिव करंट ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, वो करंट इसमें से पास होके वो इस इक्विपमेंट में जाएगा। अब क्या है, अगर एक्सेस करंट आया तो एक्सेस करंट आते बराबर उस पर्टिकुलर फ्यूज के वायर में से हो जाएगा, और एक्सेस है करंट तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। और फ्यूज मेल्ट हो गया तो आपका जो सप्लाई है इंस्ट्रूमेंट को वो खत्म हो जाएगा। सप्लाई खत्म हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा आपका हाई करंट से। तो ये है फ्यूज, ठीक है। अब नाउ डेज ऐसे फ्यूज हमको जनरली दिखते नहीं है, अब हम लोग एमसीबीज यूज करते हैं, जैसे स्विचेस रहते हैं ऑन ऑफ वाले। तो इसमें कैसा रहता है, अभी फ्यूज में कैसा प्रॉब्लम है कि एक बार अगर वो फ्यूज का वायर मेल्ट हो गया तो आपको वो फिर से रिमूव करना पड़ेगा और नया वायर इंसर्ट करना पड़ेगा। पर एमसीबीज में क्या होता है, एमसीबीज में पर्टिकुलरली ये मीन्स ये जो है वो ऑटोमेटिकली करंट ऑफ कर देती है। एक्सेस करंट अगर ड्रॉ किया तो सप्लाई बंद कर देते। और फिर क्या है कि आप उस इक्विपमेंट को बंद कर दो और सप्लाई फिर से चालू कर दो तो इजीली वो शुरू हो जाता है। तो एमसीबीज आर सिंपल थिंग्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये अभी नया है। तो उसको क्या कहते हैं, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, दैट इज एमसीबी। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। अभी यहाँ देखो, यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया है, 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन alloy nichrome is shaped into the coil and given for producing current. It has a resistance of 22 ohms. Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length and shaped into coil? For getting energy, two ends of the wires are connected to the source with the potential difference 220 volt. Resistance कितना दिया है 22 ohm, पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपका 220। कॉइल ऑफ होल वायर, तो पावर कितना आएगा वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर मतलब ये आ जाएगा 2200 वॉट्स। अगर इसको हम हाफ कर देते कॉइल का लेंथ, तो कॉइल का लेंथ हाफ करने के बाद क्या जाएगा, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 11 रेजिस्टेंस, 22 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 11। तो ये पावर कितना देगा आपका 4400 वॉट। दिस मीन्स दैट मोर हीट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ, ऐसा कहा गया। उसके बाद में ये सेल का दिया है, सेल इज कनेक्टेड टू 9 ओम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ऑब्टेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पावर दिया है आपको 400 जूल का, यू हैव टू कन्वर्ट। अब वैसा जूल पर सेकंड मतलब वॉट हो ही जाता है, तो पावर कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। 400 आपको दिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 9 ओम, तो यहाँ से आप वी स्क्वायर निकाल सकते हो और ये वी स्क्वायर आएगा आपका 60 वोल्ट। ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज इलेक्ट्रिक आयरन uses a power of 1100 watt when set to higher temperature. If set to lower temperature, it uses 330 watt power. Find the electric current and respective resistances for the two settings. Iron is connected to a potential difference of 220 volt. गिवन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, पावर कितना है 1100 वॉट। ए कंडीशन ए के लिए, मतलब जब हम हायर टेम्परेचर के लिए सेट करते हैं, तब लोअर टेम्परेचर के लिए पावर कंजम्पशन आपको दिया है 330 वॉट। तो I1 इज इक्वल टू पी बाई वी, तो 1100 डिवाइडेड बाई 220 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। पावर 330 वोल्ट के लिए क्या आएगा, पी बाई वी 330 डिवाइडेड बाई 220, ये आएगा 1.5 ओम, आई एम सॉरी एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया था ओम्स लॉ में, R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1, दैट इज 220 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 44 ओम। और रेजिस्टेंस 2 क्या आएगा, V अपॉन I2, I2 कितना है आपका 1.5, 220 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट इज इक्वल टू 146 ओम, ऐसे आएगा। फोर्थ एग्जांपल दिया आपको, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब कनेक्टेड इनटू होम सर्किट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस when switch on the current 0.45 ampere flows through bulb. What must be the power of the bulb or wattage of the bulb if it is kept on for 10 hours? How many units of electricity will be consumed?
अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया आपको 220, मतलब V इज इक्वल टू 220, करंट दिया आपको A इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर। सो पावर कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इंटू V इंटू I, ये 220 इंटू 0.45 दैट इज इक्वल टू 99 वॉट। एंड अब कैसा है कि इफ इट इज रनिंग फॉर 10 आवर्स, तो क्या आएगा 99 इंटू 10 आवर्स इज इक्वल टू 99 वॉट आवर। 99 वॉट आवर को आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 0.99 किलो वॉट आवर इतना ये मिलेगा, पावर कंज्यूम होगा। तो ये वॉट आवर किलो वॉट आवर में इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल्स जितनी भी मोटर्स है हमारे यहाँ पे, मोटर्स मतलब चाहे वो फैन का मोटर हो जिसके कारण आपको हवा मिलती है, कूलर है, एसीज में भी फैन रहते हैं, वो जैसे हम वाटर पंप के लिए मोटर्स यूज करते हैं, अभी आजकल ईवी में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें भी मोटर्स यूज की जाती है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। तो देखते हैं हम लोग बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है और वो सर्किट के बाजू में हमने मैग्नेटिक नीडल रखा है। अब मैग्नेटिक नीडल क्या में यूज होती है, मैग्नेटिक कंपास में यूज होती है। और इस नीडल का क्या क्या खासियत होती है इसकी, ये हरदम नॉर्थ साउथ को सेटल रहती है। नॉर्थ साउथ को सेटल रहने के बाद ये जनरल न्यूट्रल कंडीशन में तो नॉर्थ साउथ को ही रहेगी, क्योंकि कंपास से हम लोग नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन देख सकते हैं, उसी पे से जज करते हैं हम कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, हमको समझ में आ जाता है। नेविगेशन के लिए जनरली हम कंपास यूज करते हैं। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से, तो वहां पे दो पार्ट बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पार्ट और दूसरा मैग्नेटिक पार्ट। तो यहाँ पे यही प्रूव किया है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके साथ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाई देता है। और कैसे होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, वो देखिए आपने इनिशियली सर्किट ऑफ है आपका, तो ये सीधा का सीधा ही रहेगा, और जैसे आपने इसमें प्लग की डाल दी तो पूरा करंट फ्लो होना चालू होगा सर्किट में। जैसे करंट फ्लो हुआ ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीडल डिफ्लेक्ट हो गया मतलब क्या हो गया, नीडल मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब होगा, मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है एक तो आप कोई लोहे की चीज उसके पास ले जाए या फिर कोई दूसरा मैग्नेट लेके जाए। अब ये जो वायर्स है, वायर्स के अराउंड क्या होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से, तो वो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब ये क्या, जैसे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो पता है मैग्नेटिक फील्ड अगर बन गया तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा नीडल, और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपना जो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन है वो छोड़ के वो उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन कैसे। जब आप देख रहे हो ये पहले डायग्राम में आप यहाँ से यहाँ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है और दूसरे डायग्राम में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों तरफ अब जैसा ये नॉर्थ का पोल इधर शिफ्ट हो गया था, अब इसमें साउथ का पोल इधर शिफ्ट हो गया सर्किट के मतलब कंडक्टर के पास। इसका मतलब क्या है कि नीडल का डिफ्लेक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, नीडल का डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि करंट का डायरेक्शन आपके सर्किट में कैसे फ्लो हो रहा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारा। अब इसके बाद में हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें की है इसमें, चलो देखते हैं अभी। अभी ये बात मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड कंडक्टर, ये कैसे जज करेंगे हम, वो देखिए। हमने एक कार्डबोर्ड लिया, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, और रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड को बीच में छेद कर दी, होल कर दी, और उसमें से हमने क्या पास किया, ये जो कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर उसको पास कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ की लगा हुआ है। अब क्या है, इस कार्डबोर्ड पे हमने आयरन फाइलिंग्स रखे। आयरन फाइलिंग्स मतलब कैसा था, वो छोटे छोटा बिल्कुल पाउडर टाइप जो आयरन रहता है वो हमने इस पे रख दिया। और आप तो जानते हो ये आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल, वो क्या करता है मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये सारी बातें हमको ऑलरेडी पता ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस बोर्ड पे हमने वो आयरन फाइलिंग्स रख दिए और यहाँ पे करंट पास किया हमने। जैसे हमने करंट पास किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टैप कर देना पड़ेगा बोर्ड को। जैसे आपने बोर्ड को टैप किया तो यू विल सी दैट दिस काइंड ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, जो आपका आयरन फाइलिंग रहेगा या पाउडर रहेगा, वो ऐसे ऐसे सर्कल्स बना देगा इसमें। अब ये सर्कल्स बनाएगा मतलब ये सर्कल क्या होता है, ये सर्कल आपके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड
is produced around the straight current carrying conductor. If the magnetic current is unchanged, this magnetic field reduces, the distance from the wire increases. This magnetic field reduces as the distance of the wire increases, and therefore the concentric circle represents a magnetic line of force are shown bigger and rarefied as the distance from the wire is increased. अब देखिए, इसमें एक सीधी सी बात है कि कोई भी मैग्नेट में, जैसे अभी इस वायर में से करंट पास हुआ और मैंने आपको बताया, जैसे आप पहले एक्सप्लेन किया मैंने कि यहाँ से अगर करंट पास होता है तो करंट पास होते समय क्या हो जाएगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, तो ये वायर से जितना दूर अब जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, के पास कोई एक मैग्नेट है, मान लो ये बार मैग्नेट आपने यहाँ पे रखा है, जैसे टेबल के बीच में आपने ये रख दिया मैग्नेटिक, बार मैग्नेट रख दिया। बार मैग्नेट रखने के बाद अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा मैग्नेट या कोई लोहे की चीज रखते हो तो क्या होगा, वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी क्या? नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा इसको पुश करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आने के बाद ये तुरंत अट्रैक्ट होके मैग्नेट के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेट के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाते हो वैसे वैसा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा। इसमें भी वही कहा है कि जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास में जितना आप पास रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप रियलाइज करोगे, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगा, वीकर एंड वीकर इट ग्रोज, और आफ्टर सम टाइम उसका इफेक्ट वैनिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट हमको दिखाई देता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, जो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो जनरेट हो रहे, therefore the concentric circle representing magnetic line of forces are shown bigger and rarefied as the distance from the wire is increased, and if the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field increases. अब दूसरी एक बात ऐसी है कि अगर हमने इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो होना, अगर हमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी इसमें से, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ऐसा इसका कहना है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को बराबर बीचों बीच हमने होल कर दिया, उसमें से हमने करंट कैरी ये एक कंडक्टर पास किया और उसको ये बाकी की चीज़ें सब जोड़ दी, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है और ये की है, और उसमें एमीटर भी लगा है इसने। तो क्या होगा, जैसे हम करंट स्टार्ट करेंगे, करंट स्टार्ट करते बराबर यहाँ पे थोड़ा सा टैप अगर कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या है आयरन फाइलिंग्स रखे हुए कार्डबोर्ड पे, इसको टैप कर दिए तो टैप करते बराबर आपको ऐसे सर्कल्स उसमें दिखाई देंगे। सर्कल्स दिखाई देंगे मतलब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये सर्कल थोड़े रेयर होते जाएंगे, मतलब इसमें क्या डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो उसको रेरिफाइड सर्कल्स कहते हैं हम लोग। तो ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, मतलब क्या हो गया, जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड इसका कम होते जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम करंट का वैल्यू इसमें से बढ़ा देते हैं तो करंट का वैल्यू बढ़ा देने के बाद ये स्ट्रांग होते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगा। मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा करंट उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। अभी देखते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ यू होल्ड एनी कंडक्टर इन योर राइट हैंड में आप होल्ड करो तो क्या होगा, दी थंब विल इंडिकेट, इसमें स्पेशली आपको राइट हैंड की बात कीजिए, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स एनसर्कल आप कर रहे हैं ये ऐसे, तो ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो दिस इज सो सिंपल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लीजिए, यू स्ट्रेच योर थंब आउटसाइड, और क्या हो जाएगा, जैसे थंब है उस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो इस तरीके से हम लोगों को जैसे हमने फिंगर इंसर्कल किए उसी डायरेक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यह है आपका राइट हैंड थंब रूल। अभी हम लोग देखते हैं, अभी जैसे हमने देखा था पहले ये स्ट्रेट कंडक्टर था, स्ट्रेट कंडक्टर था, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमको ऐसे सर्कल्स मिले थे इस तरीके से। चलो अगर ये लूप की तरह रहता है, सर्कुलर लूप अगर ये बनाता है, अब यहाँ देखिए आप लोग, यह सर्कुलर लूप बना हुआ, ये पहले जैसा ही पूरा सर्किट है,
बट इसमें स्ट्रेट नहीं है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से पास होके ऐसे गोल होके फिर से यहाँ वापस आ रहा है। तो ये सर्कुलर लूप बन गया आपका। और सर्कुलर लूप में क्या रहेगा, कंडीशन वही रखेंगे हम लोग, एक कार्डबोर्ड रखेंगे, एक कार्डबोर्ड पे हम आयरन फाइलिंग्स रखेंगे और इसमें से करंट पास करेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट करंट और इसको थोड़ा टैप कर देंगे आप, तो इस तरीके से ये आयरन फाइलिंग रीअरेंज हो जाएंगे, यहाँ सर्कल्स बनेंगे और यहाँ सर्कल्स बनेंगे। पर आप देख सकते हो कि ये सर्कल्स बनते समय यहाँ पे छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये ऐसे ऐसे बनते जाएगा। और यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से, पर इनके डायरेक्शन उल्टे। जैसे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करेंगे, अभी इसको अगर अप्लाई करना है तो हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे पकड़ने के बाद आप देखिए, आप ऐसा होल्ड करेंगे कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक लाइंस बन रहे। अब जैसे ये करंट यहाँ से इधर जाता है उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, यू हैव टू जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे तो अभी करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, तो ये फर्क पड़ता है। अब इसमें और एक प्रॉपर्टी ऐसी दिखती है कि इनके बीचों बीच बराबर आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ये देखो, साउथ टू नॉर्थ स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। ये स्ट्रेट लाइन दरअसल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ये होती है कि अगर आपका सर्कल का डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इसमें का कुछ हिस्सा ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इट सिम्स टू बी, ये रहता है सर्कल ही, बट इसका रेडियस अगर बहुत बड़ा रहा तो हमको क्या लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं ये पर्टिकुलर पार्ट निकालता हूँ तो ये हमको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, बट वो दरअसल स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिग सर्कल, बहुत बड़े सर्कल का। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर में ऐसा आपको इफेक्ट दिखाई देगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड। अब सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों को सोलेनोइड का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि कोई एलियन चीज है सोलेनोइड। सोलेनोइड इज वेरी सिंपल थिंग। अपने पेन का स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग में से अगर हम करंट पास करते हैं तो उसको हम सोलेनोइड बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे कैसा है, प्रोवाइडेड, ये देखो, व्हेन अ कॉपर वायर विद अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड ऑन द चेन ऑफ द लूप्स लाइक अ स्प्रिंग इज कॉल्ड सोलेनोइड। यहाँ पे क्या है कि हमने कॉपर का वायर लिया है और उस कॉपर के वायर पे रेजिस्टिव कोटिंग लगा हुआ है और उसमें से अगर हम करंट पास कर दे तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, सोलेनोइड कहा जाता है। सोलेनोइड में क्या होता है, whenever the current passes through solenoid, the magnetic line of force are produced in the pattern shown in the figure 4.9। इस पैटर्न में वो बनते हैं। You are aware that the magnetic line of force of a bar magnet, the properties of the magnetic field of solenoid are very similar to the magnetic field produced by bar magnet. One of the open ends of the solenoid act as a north pole and other as a south pole। अभी देखिए, साउथ से लेके नॉर्थ तक ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है, दिख रहा है आपको। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल टू ईच अदर है, और ये पैरेलल क्यों है, दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यूनिफॉर्म मतलब कैसा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या रहता है। आप जैसे आपने एक मैग्नेट ले लिया और यहाँ सेंटर में आपने ये ऐसा एक कॉइन जैसा मैग्नेट है, यहाँ पे आपने रख दिया। अब जैसे आप इससे दूर जाओगे तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम 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 होते जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। पर अगर मैं कहता हूँ कि ये फील्ड का स्ट्रेंथ एक जैसा ही है, यूनिफॉर्मली मेंटेन, तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस आपको दिखाई देंगे स्ट्रेट, ये ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब पॉइंट पे सेम है। तो ये इसकी खासियत होती है, और वो कैसे इंडिकेट करते हैं, जहां पे आपको पैरेलल लाइन दिखती है तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अभी देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा तो व्हाट इफेक्ट यू विल सी, कैसा इफेक्ट आएगा उसमें वो देखिए। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे। वो एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया इसने, एक स्टैंड है, जिस स्टैंड में अपने हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया।
और उस हॉर्सशू मैग्नेट के गैप के बीच में से अपने एक वायर डालिए, ये कंडक्टिंग वायर है। अब एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे एक सर्किट लगाया आपने, ये बैटरी लगी और ये की लगा हुआ है। तो जैसे आप इसमें प्लग कर देंगे की को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होगा। अब करंट फ्लो होना अगर चालू हुआ तो क्या होगा, ऑलरेडी इसका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता, ये चीज मैंने जैसे बताई आपको कि आपने मैग्नेट रखा तो इसके बाजू में वो दिखाई नहीं देता आंखों से, पर आपको पता है कि कोई भी मैग्नेट रखने के बाद उसकी एक रेंज रहती है, जिस रेंज के अंदर अंदर कोई भी लोहे की चीज आप लेके जाते हो या दूसरा मैग्नेट ले जाते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब इनडायरेक्टली क्या होता है कि वो उसका एरिया रहता है जहां पे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये मैग्नेट का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब ये वायर है और ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बीच में से अगर हमने वायर डाल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड रहना ही है 100%। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में से अगर मैं करंट पास करता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मैग्नेटिक, ये आपको ये जो क्रॉस वाली चीज है ये क्या बता रही है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉपर वायर रखी है। अब देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब ये कंडक्टर सीधा ही था। जैसे हमने करंट शुरू किया, और करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट का डायरेक्शन आपका है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहते क्या हो जाएगा, ये इधर मतलब मैग्नेट के तरफ झुक जाएगा, मैग्नेट के साइड में। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में करंट दिया तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, वायर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट, ये ऐसा बन जाएगा। और अगर आपने करंट रिवर्स कर दिया, जैसे आपने नीचे से ऊपर करंट दिया था, अब हमने करंट रिवर्स कर दिया, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर झुकेगा। तो ये कैसे होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट गया था तो ये मैग्नेट की तरफ गया था, और जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्या हो गया, मैग्नेट से दूर चला गया। सो दिस इज द इफेक्ट। अब यहाँ कोई तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, बिना फोर्स एक्ट हुए ये वायर इधर या इधर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ कुछ तो भी फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये क्या बताता है आपको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से इंडिकेट करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, अब देखो तीन चीजें, लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड में आपको 3 फिंगर्स का यूज करने का। यह है इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब। ये देखिए, तो थंब का डायरेक्शन क्या बताता है, थंब का डायरेक्शन बताता है आपको फोर्स ऑन द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जब ऐसे आप कर लेते हो तो इसमें से आप सादी सी चीज इंडिकेट कर सकते हो कि फोर्स किधर एक्ट करेगा इसका। अब फोर्स किधर एक्ट करेगा मतलब, अब जैसे यहाँ है तो आपको करंट का डायरेक्शन जैसे बदल दिया आपने तुरंत, तो ये उल्टा हो जाएगा, सब जो भी डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, फोर्स का भी डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये बातें आपकी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डिसाइड की जाती है कि आपको फोर्स कब और कैसे एक्ट होगा। जैसे आपने करंट पास कर दिया तो करंट का डायरेक्शन क्या है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये आपको पता चल जाएगा, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ जाएगा। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे ये 3 फिंगर्स ये आपको ध्यान में रखना है। थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इंडेक्स फिंगर क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या कहता है आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दिस इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो डेली यूज में है, तो इसमें क्या करते हैं हम वो देखो। अब जनरली इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग आप लोगों को नहीं है, पर इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग नहीं है, पर ये एक्टिविटी के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में। तो ये कैसा है वो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप बना दिया, ये करंट कैरिंग लूप है। और करंट कैरिंग लूप होने के कारण क्या हो जाएगा, और ये है मैग्नेट्स, ये परमानेंट मैग्नेट्स है, नॉर्थ साउथ में दिखाई है। इसमें क्या होता है ये आपको पता है, ये परमानेंट मैग्नेट है तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा 100%। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये कंडक्टर रखा है, और ये कंडक्टर को हमने सप्लाई किया है करंट, इस बैटरी, ये सर्किट के थ्रू हमने इसको करंट सप्लाई किया। अब दो कंडक्टर में, मतलब अभी अगर हम ए बी और सी डी ये दो कंडक्टर कंसिडर करते हैं तो करंट यहाँ से जाएगा पूरा लूप में से और इधर से वापस आएगा।
तो आप देखिए यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट गया। दो अलग अलग डायरेक्शन मतलब ये यहाँ से अंदर, ओ सॉरी, यहाँ से अंदर और यहाँ से ये बाहर की तरफ आया। अब क्या होगा, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें से करंट कैरिंग कंडक्टर आपने प्लेस किया है, तो इस पे क्या होना है, इसमें फोर्स तो लगना ही है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने में इसका फोर्स क्या आएगा, ए बी जाएगा अपवर्ड साइड में, ए बी का फोर्स अपवर्ड साइड में, और सी डी का फोर्स क्या जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसको ऐसे घुमाएगा, और ये नीचे जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। देखिए ये मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया आपका ए बी सी और डी। अब यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे हम, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें एक रोटेशन पैदा हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है, ये एक्सल है, तो ये एक्सल रोटेट होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या है, आप किसी भी मोटर में देखिए, मोटर का काम क्या रहता है, इस एक्सल को गोल घुमाना। और ये एक्सल को गोल घुमाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ईवी है, तो ईवी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा चक्का लगा रहता है गाड़ी का। जैसे आपने शुरू की गाड़ी, इलेक्ट्रिक का सप्लाई शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक का सप्लाई शुरू होते ही गोल घूमना शुरू हो जाएगा, और गोल घूमना शुरू होते ही आपकी गाड़ी चलने लगेगी। तो इट इज सो सिंपल। ये है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन अगर करना है तो क्या हो जाएगा, देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड रह गई। और आपने साथ साथ दूसरी और कौन सी चीज सीखी है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वो अपने बाजू में क्या बनाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जैसे वो वायर था कंडक्टिंग, ये यहाँ पे यहाँ ये हमने देखा था कि जब भी आपके पास अगर कंडक्टर है और कंडक्टर के बाजू में आपने मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो क्या हो जाएगा, जैसे करंट पास होगा वैसे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि अगर कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें भी एक किस्म का मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम इस इलेक्ट्रिक मोटर में, मोटर का ये जो कंडक्टर है या करंट कैरिंग लूप है, इस लूप में अगर हम करंट पास कर दे तो इसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है। अब ये भी मैग्नेट और वो भी मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, इधर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन किस डायरेक्शन में चलेगा, इसका अपर डायरेक्शन में चल रहा है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपने आप ही गोल घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेशनल मोशन लेगा और रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द वे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। ये इलेक्ट्रिक मोटर का सिंपल सा वर्किंग है। अभी इसके बाद में हमको देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब ये थोड़ी सी नई चीज है, इंडक्शन क्या होता है। अब देखो, we have seen in the previous section that if we keep the electric conductor in magnetic field such that the direction of the current flowing through the conductor is perpendicular to magnetic field, then the force is exerted on conductor, and because of this the conductor moves. But if the electric conductor is moving and magnetic in a magnetic field, or magnetic field around a stationary conductor is changing, what will happen? In order to find out the answer to this question, research was done by the great scientist Michael Faraday in year 1831. The Faraday showed that the electric current can be produced in a conductor with the help of moving magnet. अब moving magnet अगर रहता है तो उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर सकते हैं। अब कैसा है वो देखो, इसका कहना है इंडक्शन में अगर आपके पास मैग्नेट है और एक कंडक्टर है, तो अभी हमने देखा था कि अगर हम लोग ये कंडक्टर लेते हैं, इसमें से जब भी करंट पास होगा तो इसके अराउंड क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। चलो हमने क्या किया, इसके बाद ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर के अराउंड हमने मैग्नेट रख दिया। अब कंडक्टर के अराउंड मैग्नेट अगर रख दिए और आपने अगर इसको मूव कर दिया, इस वायर को अगर मूव कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये कैसा है, ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो गैल्वेनोमीटर,
एक एग्जांपल बताया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस which work on the same principle as that of electric motor that we have studied earlier. We can make some electrical measurement with it. A coil is positioned between two pieces of magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. When a small current flows through the coil will rotate and the rotation will be proportional to the current. Voltmeter and ammeter also work on the same principle. In galvanometer, the pointer deflects on both sides of the zero depending upon the direction of current. अब ये एक सिंपल सा वर्किंग है, ये बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या रहता है कि वायर की जगह ये कॉइल रहता है ऐसा। ये क्या है, दीज आर मैग्नेट्स। ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, और ये क्या है, कॉइल। अब आप देखिए, दो परमानेंट मैग्नेट है। अच्छा, ये मैग्नेट भी परमानेंट है। परमानेंट मैग्नेट मतलब जो मैग्नेट्स हम खेलने के लिए यूज करते हैं, या बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, उस टाइप का मैग्नेट है ये। तो ये भी परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा ये। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देने के बाद अगर हम यहाँ से छोटा सा करंट पास कर देते इस कॉइल में से, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी खुद मैग्नेटिज्म आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉइल रोटेट होगा, और ये इसका एक एंड जो है पॉइंटर को लगा रहता है। तो पॉइंटर को लगा रहने के बाद क्या हो जाएगा, जितना करंट आप प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से ये कॉइल रोटेट होगा। कम करंट दोगे तो ये कम रोटेट होगा, ज़्यादा करंट दोगे तो ज़्यादा रोटेट होगा। अब गैल्वेनोमीटर की खासियत ये रहती है कि यहाँ पे जीरो रहता है, दिस इज जीरो। ये दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये पहले इनिशियली नो करंट के पोजीशन में है, ये इस डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और ये क्या पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। आपके डायरेक्शन ऑफ एक के लिए अगर इधर जा रहा है, आपने रिवर्स डायरेक्शन कर दिया तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये डिफ्लेक्शन क्या है, वो प्रोपोर्शनल रहेगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ करंट यहाँ से पास हो रहा है उस पर ये डिपेंड करेगा कि किधर कितना मूव होना है। रोटेशन ज़्यादा कब रहेगा, जब करंट ज़्यादा रहेगा, और रोटेशन कम कब रहेगा, जब करंट कम रहेगा। और किधर डिफ्लेक्ट होना है, इधर या इधर, वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अब देखो, जैसा अभी यहाँ पे और कुछ एक्सपेरिमेंट दिए, जो एक्सपेरिमेंट में से आपको बात पता चल जाएगी कैसे ये होता है। अभी देखो, कलेक्ट द मटेरियल एज शोन इन द फिगर, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे अपने गैल्वेनोमीटर यूज किया। कीप द बार मैग्नेट इरेक्ट इन सच अ वे that its north south pole are just below the copper wire. North or south pole is just below copper wire. Now if the current kept moving from A to B, the pointer in the galvanometer is get deflected, and this is called Faraday's electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसा होगा, आप देखिए, ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें से आपको इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे क्या किया है, दो पोल्स लिए हमने छोटे छोटे, उसमें से एक वायर पास किया ऐसा, और ये वायर के दोनों एंड हमने किसको कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। उसके नीचे हमने एक बार मैग्नेट रखा, तो बार मैग्नेट शुड नॉट टच दिस वायर, वायर से दूर रखेंगे। अभी वायर को हमने स्टेडी रखा है फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पर जैसे आप इस वायर को हिलाओगे, ए टू बी इस पोजीशन में लेके जाओगे, वैसे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब दिखता है, जब इस वायर में से करंट पास होगा तो ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, जब ये स्टेडी रखा था, इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी वायर में, उस वक्त क्या था कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया है, परमानेंट मैग्नेट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है, और ये वायर उसमें से पास हो रहा है, पर इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। मोशन नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। पर जैसे इसका मोशन होता है, आपने वायर को ऐसे ऐसे हिला दिया तो वैसे ही इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इससे होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाता है इस वायर का। आपने ऐसे ऐसे अगर इसको मूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया वैसे आपको करंट दिखाई देगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ मूव द मैग्नेट। अब देखो, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, अब वायर को स्टेडी रख देंगे हम लोग,
और वायर को स्टेडी रख देने के बाद हम क्या करेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे, तो भी आपको सेम इफेक्ट दिखाई देगा। वायर अभी स्टेडी है और मैग्नेट को हम अगर ऐसे ऐसे मूव करते हैं तो मैग्नेट को मूव कर देने के बाद यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस परिस्थिति में भी वायर में से करंट पास हो रहा है, और इसका भी कारण क्या है, बिकॉज अराउंड द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। अब देखो, ये जब इसके पास था तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे अपने थोड़ा सा दूर लेके गए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या वीक ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है वैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अब जैसे ये कॉइल है और ये सोलेनॉइड है, ये अपना सिंपल कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं है, एक्सटर्नल सप्लाई कोई नहीं। ये दूसरा सोलेनॉइड का कॉइल है, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, तो ये बैटरी से क्या हो जाएगा, करंट इस सोलेनॉइड में ये हो जाएगा, इंडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करंट दिया है हमने, इसमें करंट दिया नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे इसमें से करंट पास होगा सोलेनॉइड में से, तो आपको पता है सोलेनॉइड में हमने देखा ही था कि यहाँ इसके आजू बाजू में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है और ऊपर सर्कल, ऊपर और नीचे सर्कल्स बनते हैं उसके। अब अगर मैं इस कॉइल को मूव करता हूँ आगे पीछे या ऊपर नीचे करता हूँ, तो इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कॉइल के लिए चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज है, पर ये कॉइल जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलेगी या अंदर आएगी या इसमें चेंज होगा। इसमें जैसे चेंज हो जाएगा वैसे आपको क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको आगे पीछे किया, इसके जितना पास लेके जाओगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पीछे लेके दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग या वीक ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग था यहाँ वीक था, मतलब चेंज आ गया इसमें। या फिर आप इसको ऊपर नहीं चले जाते हो तो वही इफेक्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ एकदम इसके आगे है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ऊपर या नीचे ले जाते हो तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा। तो देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देने का कारण क्या है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये अब देखिए यहाँ पे भी ये ऐसा दिया है, आजू बाजू में आपने ये किया, ऊपर नीचे करो या इधर साइड बाय साइड इसको मूव करोगे तो भी आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगर आप इसको आगे पीछे ले जाते हो तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये दिखता है यहाँ पे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, देखो, इफ अ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ in the solenoid, the current is induced in the coil. As such as induction is also observed when the current in the solenoid coil is increase or decrease. The current is induced in the coil when it is moved aside from the solenoid. From this experiment, it is understood that whenever the number of magnetic line of force passing through the coil changes, the current is induced in the coil, and this is known as Faraday's law of induction. And the current produced in the coil is called induced current, इसी को हम induced current कहते हैं। तो अगर ये थोड़े और दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमको ये बात पता चलती है कि जैसे हमने सोलेनॉइड में देखा था कि यहाँ देखिए सोलेनॉइड पे फिर वापस जाते हैं हम लोग, ये देखो सोलेनॉइड में से बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है, ये आपको दिख रहा है। इसके आगे अगर मैं कॉइल रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ इस पोजीशन में, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इस कॉइल में से पास हो जाएगी। पर जैसे मैं ये कॉइल दूर लेके जाता हूँ तो ये नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स की जो है ये लाइंस कम हो जाएंगी या बढ़ जाएगी, पास जाओगे तो बढ़ जाएगी, दूर जाओगे तो कम हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका करंट जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। करंट फ्लक्चुएट होगा मतलब ये यहाँ जैसे दिखाया है, या अब देखिए यहाँ पे से कुछ लाइन पास हो रही है, ये अगर आप दूर लेके जाते हो तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल बी लेस, और जैसे पास में आते हो तो पास में आते हैं क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएगा तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस करंट।
अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया आपको। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? अब देखो, जब हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था, अभी हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या कहते हैं? when will be when will the induced current in the electrical conductor be maximum? It will be maximum when the direction of motion of electric conductor is perpendicular to magnetic field. अब ये एक important sentence है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विल बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम करंट? इंड्यूस करंट मैक्सिमम कब होगा? इंड्यूस करंट मैक्सिमम तब होगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आपका मोशन अगर परपेंडिकुलर होता है तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम होता है। In order to show the direction of the induced current, Fleming's right hand rule is very useful. Stretch a thumb, index finger and a middle finger in such a way that they are perpendicular to each other. अब देखिए, ये कंडीशन हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी यूज की थी और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी हम वही यूज करेंगे। अब देखिए, ये मिडिल फिंगर है, आई एम सॉरी, ये मिडिल फिंगर है, ये इंड्यूस्ड फिंगर है और थंब है। थंब एंड इंडेक्स फिंगर कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्रीज का। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्रीज का। अगेन इफ यू लुक एट थंब, मिडिल फिंगर एंड थंब, दे आर ऑल्सो मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो इन दोनों रूल्स में ये तीन जो आप फिंगर्स ले रहे हैं, ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? इन दिस पोजिशन थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, index finger the direction of magnetic field, and middle finger shows the direction of induced current, and this rule is known as Fleming's right hand rule. अब ये Fleming's right hand rule आप इस तरीके से देख सकते हो। थंब क्या इंडिकेट करता है? मोशन ऑफ कंडक्टर। आपका इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो ये सारी चीजें हमको क्या कहाँ पता चलती है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसके बाद में बस खत्म ही हो गया ये। अब एसी करंट और डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट क्या होता है वो हम देखते हैं। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इन अ सर्किट फ्रॉम सेल टू सेल। सच करंट इज कॉल्ड एज डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। as against the current changing in magnitude and direction after equal interval of time, which is called alternating current. अब देखिए, ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट में कोई ऑसिलेशन आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, डायरेक्ट करंट इज इंडिकेटेड बाय दिस ब्लू लाइन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज शोन बाय दिस वेवी प्रेजेंटेशन। ये कौन सा? ऑरेंज कलर। तो अब देखिए, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, ये एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट चल रहा है। ये डायरेक्ट करंट है। जनरली हमारी जो बैटरीज रहती है, सेल्स रहते हैं, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स रहते हैं। डीसी करंट, डीसी बोलते हैं उसको, ये डीसी हो गया। अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए, पहले ये बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम करंट हो गया, फिर उसके बाद में ये कम होते जाएगा, फिर जीरो होगा और फिर निगेटिव होगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है 1 और इसका डायरेक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 और डायरेक्शन ऊपर नीचे होते रहेगा। तो ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट और ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट रहता है और अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, करंट इन एम्पियर्स, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट ग्राफिकल, ये बताया आप लोगों को यहाँ पे। अभी यहाँ पे और एक चीज है, इसके सिंबल्स कैसे इंडिकेट करते हैं। डायरेक्ट करंट अगर रहता है तो आप ऐसे बैटरी लगाते हो उसको, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे दो टर्मिनल रहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल की जो लाइन रहती है वो हरदम बड़ी रहती है और निगेटिव टर्मिनल की लाइन थोड़ी छोटी रहती है उससे। तो ये हो गया हमारा बैटरी सोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीसी सोर्स, जिसको सेल भी कह सकते हैं या फिर बैटरी भी कह सकते हैं। बैटरी मतलब क्या होता है? अगर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा रहते हैं, सीरीज मतलब एक से ज़्यादा सेल्स अगर रहते हैं कनेक्टेड, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। और अगर एक सिंगल सेल रहता है तो उसको सेल कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट करंट का सोर्स हो गया। अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये सिंबल दिया है आपको,
ऐसे ये सिंबल अगर दिखता है तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको, ये अल्टरनेटिंग करंट है ऐसा। अब इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इन इंडिया द पावर स्टेशन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वन साइकिल चेंजेस इन 1/50th second. That is the frequency of the AC is 50 hertz, that is 50 cycles per second. When the electric power is transmitted over a long distance, it's beneficial to have it in AC form, as it results into minimum power loss during transmission. The home supply is alternating current, and we have learned in a previous class about the precautions to be taken while. Okay. तो हमको जो घर में पावर रहती है वो कौन सी रहती है? अल्टरनेटिंग करंट रहती है, एसी रहता है वो। और जो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हमको बैटरी चार्ज करने की है या कोई और चीज़ है, बैटरी का सोर्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा डीसी, डायरेक्ट करंट रहेगा वो। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है वो देखिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी सेम तरीके से वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। मोटर में और जनरेटर में क्या डिफरेंस रहता है? अब जनरेटर आपने कहाँ देखा जनरली? जनरली जनरेटर हम लोग देखते हैं जो बारात जाती है, रात को किसी की शादी होती है और वो लाइटिंग वाइटिंग दिखती है आप लोगों को, या डीजे चलते दिखता है, तो पीछे एक जनरेटर आवाज करते हुए आता है। अब जनरेटर की आवाज क्यों आती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में आवाज नहीं होती। दरअसल क्या रहता है कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल, ये मैग्नेट से आपको ये सारी चीजें सेम दिखेगी, सिर्फ इन दो चीजों में डिफरेंस कहाँ आएगा वो आप देखिए। ये क्या होगा, इसको ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल को आपको रोटेट करना पड़ेगा एक्सटर्नल चीज से। अब इसमें हमने डीजल इंजन अगर लगा दिया तो डीजल इंजन क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। ये रोटेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अराउंड चेंज होते जाएगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और वो करंट हम लोग वो लाइट और डीजे वीजे चलाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें मूविंग पार्ट ये रहता है। इनपुट क्या रहता है, मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा जनरेटर में। और हम इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हैं, वी यूज टू गिव करंट ओवर हियर, यहाँ पे करंट देते हैं हम लोग, और वो करंट के कारण क्या होता है, ये कॉइल मूव होने लगता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है, करंट कहाँ दिया जाता है, पहले करंट इनपुट में दिया जाता है और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जैसे फैन चलता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी का आउटपुट, मतलब फैन गोल घूमने लगता है। जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का इनपुट देते हैं। यहाँ पे हम डीजल इंजन लगाएंगे और डीजल इंजन से इस एक्सल को गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद में ये कॉइल गोल घूमेगा और इसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। मतलब इनपुट इज मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ जनरेटर एंड आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। जनरेटर और मोटर का बेसिक डिफरेंस ये रहता है, ठीक है। What will be required to make DC generator? The DC does not change the direction in the external circuit. To achieve this, a split ring is fixed on the axle. अभी ये इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक के भी आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपको अच्छे खासे मार्क मिल जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने लगभग सारे इफेक्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए आप लोगों को। हीटिंग इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया और मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस विल बी यूजफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा उन लोगों के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।